हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी स्टोरी की ओर चलते हैं। तो स्टोरी में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि कहानी की फीमेल लीड होती है, जिसका नाम एना होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि कहानी का मेन लीड होता है, जिसका नाम गेराल्ड होता है। वो फ्रीगल राज का राजकुमार होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एना प्रिंस की मसाज कर रही होती है। और फिर एना प्रिंस से पूछती है, प्रिंस अब आपको कैसा लग रहा है। और प्रिंस राहत की सांस लेते हुए कहता है, हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है। और फिर प्रिंस एना की गालों को हाथ लगाते हुए कहता है, एना आज अगर तुम नहीं होती तो मैं ठीक नहीं हो पाता, थैंक यू सो मच। कि तभी एना प्रिंस की ओर देखती है और मन ही मन सोचती है, मैं प्रिंस को और भी बेहतर तरीके से ठीक करना चाहती हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। और फिर एना सोचते सोचते फ्लैशबैक में चली जाती है और वो सोचने लगती है अपनी उन दिनों को, जिसमें कुछ महीने पहले एना एक क्लिनिक में काम करती थी, जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई थी। और ऐसे ही एक दिन एना एक कस्टमर की मसाज कर रही होती है और कस्टमर बोलते हैं कि एना की मालिश अभी भी सर्वश्रेष्ठ है, लगता है अगले महीने तक मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा। और एना भी बड़ी खुश होती थी उनकी तारीफें सुन के। एना की मसाज उस वक्त सारे शाखाओं में सर्वश्रेष्ठ थी और सब उसकी डिमांड करते थे, क्योंकि एना ने अपनी मसाज से बहुत सारे कस्टमर को संतुष्ट किया है। और यही कारण है कि लोग उसे देवी का हाथ भी कहते हैं, क्योंकि जिसने भी उससे अपना मसाज कराया वो पूरा ठीक होके गया है। लेकिन एना के बॉस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे कि लोग उनसे एक बार में ही संतुष्ट हो जाए। और फिर एक दिन एना के बॉस ने एना को अपनी कैबिन में बुलाया और एना के बॉस एना को झाड़ने लग गए कि मिनामाइड, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि कस्टमर को पूरा संतुष्ट मत करना, नहीं तो वो दोबारा नहीं आएंगे, इससे हमारी प्रॉफिट नहीं होगी। हमें कस्टमर को दोबारा बुलाना चाहिए जिससे हमें दोबारा पैसा मिले। तुम उनको पूरा संतुष्ट नहीं करोगे, कुछ ना कुछ अधूरा रख देना कि वो दोबारा आए। और फिर उसका बॉस उसे बहलाने लगता है, क्या मिनामाइड, मैंने तुम्हारी कुशलता को पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं किया और पिछले साल तो हमने तुम्हारे सबसे बड़ा बोनस भी दिया था। और एना को यह सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एना एक नेक थेरेपिस्ट बनना चाहती थी जो जिसका भी मसाज करे वो संतुष्ट हो जाए। और उसका बॉस ऐसा नहीं चाहता था, उसके बॉस को सिर्फ पैसों से मतलब था और एना को यही बात पसंद नहीं थी। एना उसके बॉस की बातों को सुन के बहुत मायूस हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि ये कैसा प्रबंधक नीति है जिसमें इंसानों से ज्यादा पैसों को अहमियत दिया जाता है। मैं ऐसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एना सोचती है, मैंने थेरेपिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करी है, मैं ऐसे चीटिंग नहीं कर सकती। और एना थोड़ा गुस्से में आ जाती है और अपने हाथ को कस लेती है। और एना सोचती है, मैं ऐसा इंसान बनना चाहती थी जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा कर सके, लेकिन जैसा बॉस कह रहे हैं ऐसा तो मुश्किल है। और फिर एना अपने बॉस से कहती है, बॉस मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती, मुझे माफ करना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और फिर एना इतना बोलते ही चल देती है और उसका बॉस बहुत शॉक हो जाता है कि क्या, एना रुको पहले सोचो तो। लेकिन एना नहीं रुकती, एना चल देती है और एना का बॉस शौक होके खड़ा रह जाता है और सोचता है, अगर एना ने मेरे दुकान के सामने अपना दुकान खोल लिया तो ये तो बहुत बुरा होगा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और हमारे क्लिनिक का तो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर ही एना है, अगर वो चले गई तो हमारे दुकान का क्या होगा। और फिर हम देखते हैं ऑफिस में बातचीत शुरू हो जाती है, जिसमें एना को लेके अफवाहें फैलती है, जिसमें एना के कलीग्स आपस में बोलते हैं कि तुमने सुना कि एना नियम के अनुसार मसाज नहीं कर रही थी और जिसकी भरपाई अभी बॉस को करना पड़ रहा है। और फिर एना की दूसरी कलीग्स बोलती है, हाँ और लोग उसे देवी का हाथ कहते थे, कितनी मतलबी थी वो, मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो कैसी है और हो ना हो वो जरूर किसी गलत तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। और एना ये सब सोच के बहुत मायूस हो जाती है और सोचती है, ये अफवाहें सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि पूरे उद्योग में फैल रही है। और इतना ही नहीं, जिन्होंने मेरी स्वतंत्रता पर मेरे साथ दिए थे वो भी मुझे छोड़ के चले गए। ये अफवाहें कुछ भी सच नहीं है, सारे झूठ है। पर यहाँ किसको परी है, यहाँ मेरे होने ना होने से किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं न केवल सफलता पाने में असफल रहूंगी बल्कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं बन पाऊंगी और मैं अपना वादा भी नहीं निभा पाऊंगी। इतना कहते ही एना अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और रोने लगती है। और फिर एना अपनी बचपन की बातें याद करती है, जिसमें एना सोच रही होती है
कि बचपन में मेरे माता पिता अलग रहते थे और मैं अपनी दादी के साथ रहती। मैं अक्सर दादी के साथ कारियोप्रैक्टर के पास जाया करती और मैं उस चिकित्सक की बहुत तारीफ किया करती थी जो मेरी दादी को राहत दिलाती थी। और एक दिन मैं ऐसे ही दादी के शोल्डर की मसाज कर रही थी कि तभी दादी ने बोला था, अरे वाह ऐना, तुम तो बहुत अच्छी मसाज करती हो। और मैं बस खुश हो जाती थी और थोड़ा सा मुस्कुरा देती थी। और इससे पहले कि मैं जान पाती कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ, और इससे पहले कि मैं जान पाती कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने की सपना देख रही हूँ, अफसोस कि इससे पहले कि वो सपना मैं पूरा कर पाती कि तभी मेरी दादी ने जाते वक्त मुझसे कहा, ऐना तुम अपनी मसाज से लोगों के चेहरे पर स्माइल लाना। और मैं उस दिन शॉक हो गई थी कि दादी को पता था कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। और मैंने तभी उन्हीं से वादा किया था कि ठीक है दादी, मैं वादा करती हूँ। और यही वजह है मैं हार नहीं मान सकती, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। फिर हम देखते हैं ऐना फिर से अपने बॉस के पास आती है और बॉस से कहती है, बॉस आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे दोबारा काम पे रख लो। और ऐना का बॉस बहुत ही खुश होता है लेकिन थोड़ा सा गुरूर में होता है क्योंकि वो चाहता था कि ऐना वापिस आ जाए और उसे पता भी था कि ऐना वापिस जरूर आएगी, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। और फिर उसका बॉस रूडली बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, सीधा जाके काम पे लग जाओ। और फिर हम देखते हैं ऐना मसाज शुरू कर देती है और ऐना एक कस्टमर की मसाज कर रही होती है और वो थोड़े से टाइम में ही कहती है, ओके सर आपका हो गया। और वो कस्टमर जो कि पहले भी आता था वो कहता है, अब पहले जैसा नहीं लग रहा, हाँ शायद उम्र हो गई है इसलिए, पर मैं दोबारा आऊंगा। फिर ऐना कहती है, हाँ ठीक है मैं इंतजार करूंगी। और फिर ऐना मन ही मन सोचती है और मायूस हो जाती है, आई एम सॉरी सर, मैं चाहती तो और भी अच्छा कर सकती थी पर मैं क्या करूँ, मेरे बॉस ने मुझे मना किया है, मैं नहीं कर सकती, माफ करना। मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए बॉस की बात माननी ही पड़ेगी, मैं मजबूर हूँ। इतना सोचते ही ऐना बहुत मायूस हो जाती है और रोने लगती है और सोचती है कि आज मैं एक पैसा खाने वाली थेरेपिस्ट बन गई, का उद्देश्य खाली लूटना है, क्या इसका कोई मतलब है? ऐना ये सब सोच ही रही होती है कि तभी ऐना की चारों तरफ से रोशनी आ जाती है और ऐना रोशनियों से घिर जाती और चिल्ला रही होती है कि कौन है, मुझे अंदर खींच रहा है कोई जैसे मानो। और फिर ऐना जैसे ही आंखें खोलती है उसकी चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और फिर ऐना देखती है उसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं जो कि ऐना को घेरे हुए खड़े होते हैं। और फिर उनमें से कोई बोलता है, ओह साइंटिस्ट, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। और ऐना हैरान हो जाती है कि क्या साइंटिस्ट? और फिर ऐना सोच रही होती है ये लोग कौन हैं, क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे साथ कोई क्यों मजाक करेगा, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। इतना कहते ही ऐना अपने गालों को चिमटी काटती है और फिर उनमें से किसी की आवाज आती है जो कहते हैं, अचानक से ऐसे रूडली बिहेव करने के लिए हमें माफ करे। हाय, मैं कैन हूँ, प्रिंस केरल का सेवक और फ्रिगाल राज का युवराज। प्रिंस केरल को बचाने के लिए हमने आपको चुना है। कि तभी ऐना शॉक हो जाती है और कहती है, प्लीज रुको, पहले मुझे बताओ ये फ्रिगाल राज्य क्या है और साइंटिस्ट? और फिर कैन बोलता है, साइंटिस्ट भगवान द्वारा भेजा गया एक चमत्कार है जो हमारी सुरक्षा के लिए बनी होती है। प्रिंस केरल को बचाने के लिए हमने आपको चुना है क्योंकि आप साइंटिस्ट हो और ये 100 साल बाद बुलाया जा रहा है। और फिर ऐना हैरान हो जाती है कि बुलाया गया? तभी कैन बोलता है, चलो अब जल्दी से अपनी शक्तियाँ दिखाओ। कैना बहुत शौक होती है और थोड़ा सा रूडली बोलती है, अरे मैंने आपको कहा ना, मैं संत नहीं हूँ, मुझे खेद है पर मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकती। कि तभी ऊपर से और एक आवाज आता है जो कि मूसा का होता है। वो कहता है, अगर हमें पता चला कि तुम साइंटिस्ट नहीं हो तो हमें तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और ऐना इतना सुन के बहुत डर जाती है कि क्या ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। कि तभी ऐना उनकी तरफ मुड़ के कहती है, प्लीज रुको, किसी को बुला के ऐसे नहीं करे ना, मुझे मेरे मूल दुनिया में जाने दो प्लीज। और फिर मूसा बहुत ही रूडली बोलता है, एक साइंटिस्ट को उसके मूल दुनिया में जाने के लिए एक रूल होता है, वो उनका रूल पूरा किए बगैर वो नहीं जा सकते। उनको जिस काम के लिए बुलाया गया हो उसे वो पूरा करना पड़ता है। और यदि हमें पता चलता है कि हमने जिसको बुलाया है वो साइंटिस्ट नहीं है तो हो ना हो वो कोई दुष्ट प्राणी ही होगी जिसको मार देना ही बेहतर है। और फिर मूसा ऐना से कहता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हमें सिद्ध करो कि तुम एक साइंटिस्ट हो
या तो अभी मर जाओ हमारे सामने। इतना कहते ही मूसा ऐना का कॉलर पकड़ लेता है और ऐना बहुत डर जाती है और वो सोचती है मैं अब कैसे साबित करूँ कि मैं एक संत हूँ। मैंने तो सुना है कि साइंटिस्ट वो होते हैं जिनके हाथों में शक्तियाँ होती है, हीलिंग पावर होती है और वो अपने हाथों से किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं, बड़े से बड़े बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और फिर ऐना डरते हुए मूसा और कैन की तरफ देखती है कि अब मैं क्या करूँ। और ऐना इतना सोचते ही अपने हाथों को देखती है और सोचती है यदि उपचार शक्ति हाथों में है तो शायद। भी ऐना कैन से कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। और फिर कैन बोलता है ठीक है आगे आइए। और फिर मूसा रूडली कैन से बोलता है कैन बी केयरफुल हाँ, क्या पता ये कोई गलत जादू कर दे तो बच के हाँ। और फिर कैन मूसा को डांटते हुए कहता है चुप रहो तुम, ये लड़की सच में साइंटिस्ट है, मुझे सब पता है और राजकुमार के खातिर मैं इसे खुद साबित कर दूंगा कि ये साइंटिस्ट है। और फिर ऐना डरते हुए सोचती है आई होप कि ये काम करेगा। और फिर ऐना अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहती है जब भी बात आती है उपचार की तो मैं बस यही सोचती हूँ कि हाथ से करना है। और फिर ऐना कैन का हाथ पकड़ती है और कहती है माफ कीजिए और हाथों को पकड़ते हुए कहती है थोड़ा सा रिलैक्स करो। और ऐना कैन के हाथों की मसाज करती है और कैन को कुछ महसूस होता है और कैन सोचता है ये क्या है। कैन को बहुत ही आराम महसूस होता है और वो कहता है मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, वाह ये बहुत ही अच्छा एहसास है। तभी ऐना पूछती है क्या आप ठीक हो। और फिर कैन बोलता है हाँ ये बहुत ही अच्छा है, मेरा पूरा शरीर राहत से भर गया और मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है, थकावट जैसी मिट सी गई है। और फिर कैन मूसा की तरफ सर घुमाते हुए कहता है तो मैंने कहा था ना ये लड़की साइंटिस्ट है और देखो सच में ये साइंटिस्ट ही निकली। और ये साइंटिस्ट का चमत्कार तो बहुत ही लाजवाब है कि बाकी के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में। और फिर कैन ऐना का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो जल्दी राजकुमार के पास चले। कि ऐना फिर से शॉक हो जाती है कि क्या। और फिर कैन बोलता है हाँ अभी बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है चलो। और फिर ऐना अपने हाथों को देखते हुए सोचती है क्या मुझे सिर्फ मालिश करने के लिए एक साइंटिस्ट का दर्जा मिल गया। और मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सच में राजकुमार की मदद कर सकती हूँ और जो कि मैं जानती हूँ मैं उनकी मदद जरूर करूँगी। फिर वो तीनों राज्य पहुँच जाते हैं कि तभी ऐना उन दोनों से पूछती है कि प्रिंस के वर्तमान लक्षण क्या है। कि तभी कैन बोलता है कि कैन अभी सर दर्द से पीड़ित है और अचानक से उन्हें उल्टी जैसा भी आने लगता है और यही हालत उनकी हर साल बढ़ती जा रही है। कि तभी मूसा बोलता है कि उन्हें पैरों में सुन्नपन और रातों में नींद न आने की समस्या भी महसूस होती है, यदि हम उन्हें जल्दी ही ठीक नहीं करेंगे तो उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। कि तभी ऐना सोचने लगती है कि सिर दर्द, आँखों में दर्द, उल्टी आना और ये सुन्नपन, ये लक्षण तो मेरे कार्यस्थल पर होने वाले अखरन वाले कंधों से काफी मिलता जुलता है और यदि ऐसा है तो मैं अपने हाथों से उन्हें राहत दे सकूंगी। इतना कहते ही ऐना बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों से कहती है कि प्लीज मुझे प्रिंस के पास ले चलो। कि फिर से वो तीनों महल की तरफ चल पड़ते हैं। कि तभी कैन बोलता है कि प्रिंस अभी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं और कहता है कि हाल ही में वह अभी प्रशिक्षण में दिखाई देने वाले लक्षणों से परेशान हो रहे हैं और वह निश्चित रूप से संत की चिकित्सा से बहुत खुश होंगे। कि इतना सुनते ही ऐना बोल पड़ती है कि संत कहलाना मुझे असहज कर देती है, मेरा नाम मिनामाइट ऐना है। कि तभी कैन मुस्कुराते हुए कहता है लेडी ऐना कितना प्यारा नाम है। फिर मूसा बोलता है कि मुझे इतना शोर मचाने वाला आदमी होने के लिए माफ करे। और कैन बोलती है कि मुझे लगता है कि ऊर्जावान होना अच्छा है। फिर वो तीनों प्रिंस के पास पहुंच जाते हैं जहाँ प्रिंस तलवारबाजी का प्रशिक्षण कर रहे थे। कि तभी कैन बोलता है ओह वो देखो प्रिंस, और कहता है वह व्यक्ति इस राज्य के महामहिम राजकुमार गेराल्ड है। कि तभी ऐना प्रिंस को देखती रहती है और कैन प्रिंस को आवाज लगाता है प्रिंस गेराल्ड। प्रिंस गुस्से से मुड़कर देखता है और कहते हैं कि कैन तुम एक अनजान चेहरा लेके आए हो, ये कौन है। और कैन बोलता है कि संत मैंने पुजारियों से मदद की गुहार लगाई और उसे आपको बचाने के लिए बुलाया राजकुमार गेराल्ड। ते हुए कैन ऐना को दिखाता है और ऐना जो सहमी खरी बस देखती रहती है प्रिंस को और मन ही मन सोचती है कि राजकुमार डरावना नहीं सुंदर दिखते हैं। कि तभी प्रिंस कैन की तरफ गुस्से से देखता है और पूछता है तुमसे किसने कहा ये सब करने को। और कैन डर जाता है। कि तभी मूसा कैन की तरफ देखते हुए कहता है कि आपका क्या मतलब है कि हमने संत को बुलाने का अनुष्ठान इसलिए किया क्योंकि आपने कहा कि महामहिम खतरे में है। कि तभी कैन मूसा से कहता है कि राजकुमार गेराल्ड बहुत दर्द में लग रहे थे, इसलिए मैंने संत से मदद मांगने के बारे में सोचा और मुझे विश्वास था कि राजकुमार को एक संत ही ठीक कर सकता है। और मूसा जो कि कैन की तरफ गुस्से से देख रहा होता है और कहता है दूसरे शब्दों में कहे तो ये सब आपकी धारणा थी। और कैन मूसा को जवाब देते हुए कहता है यह कोई धारणा नहीं थी,
केवल संत ही ऐसा कर सकते हैं। अरियाना जो कि इन दोनों की झगड़ा सुन के सर पकड़ के खड़ी हो जाती और सोचती है कि मुझे कैन की जल्दीबाजी के कारण बुलाया गया है, जो कि इसने सोच समझ के नहीं किया। और तभी कैन प्रिंस से बोलता है, प्लीज एक बार संत के जादू का अनुभव जरूर करें। तो प्रिंस रूडली बोलते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कि तभी कैन बोलता है, प्रिंस प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और प्रिंस बोलता है कि तुम श्योर हो कि ये काम करेगा। कि तभी याना डरते हुए प्रिंस से बोलती है कि आई एम सॉरी, क्या आप मुझे एक बार अपनी तकनीक आजमाने देंगे। और मन ही मन सोचती है, चाहे मुझे कैसे भी बुलाया गया हो, जब तक मैं राजकुमार को ठीक नहीं कर देती मैं घर नहीं जा सकती। इतना कहते हुए अपनी हाथ आगे कर लेती है। कि प्रिंस उन हाथों को बड़े गुस्से से देखता है। याना प्रिंस के हाथ को पकड़ने जाती है। प्रिंस झटके से हाथ पीछे कर ले, गुस्से से कहते हैं छूना मत मुझे। कहते प्रिंस याना की तरफ गुस्से से देखता है और ऐना जो कि मायूस हो जाती है। और ऐना मायूस होकर सोचती है कि कितना डरावना था। तभी मूसा प्रिंस से कहता है कि आई एम सॉरी प्रिंस, मेरी रुकावट के लिए मुझे माफ कर दो। और कहता है कि संत को विशेष रूप से आपको ठीक करने के लिए दूसरी दुनिया से बुलाया गया है, और जब तक वह इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेती वो वापस नहीं लौट सकती। और प्रिंस तभी परेशान आ जाता है और अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, हाँ बस यही तो चाहिए था, और एक सिर दर्द। और कहता है ठीक है, उसे राज की अतिथि की तरह सम्मान दे। और ऐना खुश हो जाती है और सोचती है शुक्र है। कि तभी प्रिंस बोलता है, मूसा इस बीच संत को वापस भेजने का तरीका खोजो, समझे। प्रिंस ऐना से बोलता है कि मेरे अनुचरों द्वारा बिना अनुमति के कार्य करने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप तब तक आराम से रहे जब तक आप अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट जाती। तभी ऐना खुश होकर बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐना मन ही मन सोचती है, लगता है मैं मारा नहीं जाऊंगी। मुझे खुशी है कि राजकुमार समझदार है। और प्रिंस कैन को बोलता है कि इस सप्ताह के आखिरी तक अपने लिखित माफीनामा जमा करे। और कैन जो कि रो पड़ता है। और ऐना सोचती है, क्या मैं बिना कुछ किए ही सच में लौट जाऊंगी। फिर वह ऐना को एक स्पेशल गेस्ट की तरह सम्मान मिलता है, न्यू ड्रेस, न्यू ज्वेलरीज, न्यू कपड़े, सारा कुछ नया। वो बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, राज के अतिथि के रूप में सम्मान मिलना सच में असहनीय है। और वह सोचती है, मुझे इस देश के बारे में और कुछ जानना चाहिए, लेकिन यहाँ एक परिकथा पढ़ने जैसा है कि मुझे इनकी भाषा और ये लेखन मुझे समझ नहीं आ रही। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और आवाज आता है, क्षमा करे संत महिला, मैं मूसा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और ऐना बोलती है, जी हाँ प्लीज कृपया अंदर आइए। और मूसा काफी मायूस होकर बोलता है, माफ करे। इतना कहते ही ऐना के सामने सर झुका के बैठ जाता है। और तभी ऐना कहती है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। और मूसा बोलता है कि सम्मान के दौरान हमारे व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगने आए हैं। और इतना सुनते ही ऐना कहती है, प्लीज अपना सर ऊपर उठाइए। कि मूसा कहता है कि नहीं, एक पुजारी के रूप में संत के प्रति मेरे असम्मानजनक शब्द बहुत ही अक्षम्य है। और कहता है कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, इसलिए कृपया मुझे अपनी शक्ति के अनुसार आपके लिए कुछ भी करने की अनुमति दे। और यदि अगर आप चाहते हैं कि मैं देश छोड़ के चला जाऊँ तो मैं वैसा भी करूँगा। फिर ऐना बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। और ऐना सोचती है, ओह मुझे पता है। और मूसा से बोलती है, मूसा कृपया मुझे इस देश के बारे में बताए, और चलो इसे बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इतना कहते ही ऐना मुस्कुरा देती है। और मूसा जो कि हैरान हो जाता है कि हैं, आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे, अगर आप इससे ही संतुष्ट होंगे तो ठीक है। फिर मूसा ऐना को सब कुछ समझाने लगता है। पहले कहता है कि फ्रेगाल साम्राज्य महाद्वीप के सबसे समृद्ध साम्राज्य में से एक है, और यह एक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति प्रमुख नहरों पर इसके नियंत्रण द्वारा सुरक्षित है। और राजकुमार गिरोह मेरे बुलाने का कारण है। वह राज्य के युवराज और होने वाला राजा है, और वह सुंदर दिखने के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल है, और नागरिकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। और फिर भी यह राजकुमार वर्तमान में स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है। और फिर मूसा कहता है, जबकि समान जादू हमारी दुनिया में भी मौजूद है, पर यह विशेष है, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली चीज नहीं है, और चोटों और बीमारियों के लिए हम केवल हर्बल दवाइयों का उपयोग करते हैं। और ऐना कहती है, क्या यह मालिश के बारे में कुछ नहीं है यहाँ पे। और मूसा कहता है, नहीं हमारे यहाँ ऐसे नहीं करते। और ऐना सोचती है, इस दुनिया में वास्तव में मालिश की कोई अवधारणा नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने हाथ की मालिश को देवी का हाथ कहा है। और तभी मूसा कहता है कि यदि राजकुमार किसी देवी का हाथ स्वीकार कर लेते हैं तो मामला जल्द ही सुलझ जाता, लेकिन हाँ, किसी दूसरी दुनिया के अनजान लड़की से इलाज कराना किसी को भी आसान नहीं लगता है। कि मूसा कहता है, नहीं नहीं, जब महामहिम ने पिछली बार मना कर दिया था, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप किसी दूसरी दुनिया से है। असल में बात यह है कि महामहिम को महिलाओं से अत्यधिक घृणा है। हाँ, हालांकि मुझे इसका सटीक कारण नहीं पता। महामहिम सभी महिलाओं से सख्ती से दूर रहते हैं। और ऐना अपने हाथों को देखते हुए कहती है, मैं समझता हूँ, इससे बात स्पष्ट हो जाती है, लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता तो मैं कैसे छू सकती हूँ। तभी मूसा ऐना से पूछता है, लेडी ऐना,
क्या यह संभव है कि आप अपनी शक्ति दूसरे को दे सके? और कहता है कि अगर मैं महामहिम को स्वस्थ कर सकूं तो इनडायरेक्टली आपका भी कर्तव्य पूरा हो जाएगा। अयाना खुश हो जाती है कि हाँ, यह काम करेगा और कहती है तो फिर मैं तुम्हें अभी सिखाती हूँ। और इतना कहते ही ऐना मूसा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आइए सबसे सरल मालिश से शुरू करते हैं। और ऐना हथेली की मसाज करते हुए कहती है कि शरीर में दबाव बिंदु होते हैं स्वास्थ्य के लिए स्विच की तरह, और यह बिंदु हथेली के केंद्र से थोड़ा सा ऊपर होता है और ये मानसिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करती है। और तभी मूसा को कुछ महसूस होता है और कहता है क्या यह गर्म सनसनी अंदर से उठ रही है? और बोलता है क्या ऐसा हो सकता है? मूसा को आराम की अनुभूति हो रही है और वो कहता है संत का चमत्कार। ऐना बोलती है मूसा, और मूसा बोलता है क्षमा करे, यह अच्छा लगा। और कहता है मैं इस बार आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्लीज जारी रखिए। ऐना फिर से बोलती है ठीक है फिर। इतना कहते ही ऐना मूसा की कोहनी पकड़ लेती है और कहती है अगला स्टेप है ये आराम, और सिखाती है कोहनी मोड़ने पर क्रीज के ऊपर पेट दर्द का स्थान होता है। और मूसा थोड़ा सा चिल्ला उठता है और कहता है यह दर्द होता है, महसूस होता है, बहुत अच्छा। कि मूसा बेहोश होने लगता है और ऐना कहता है मूसा, और मूसा फिर से बोलता है आई एक्सट्रीमली सॉरी। और ऐना निराश हो जाती है और सोचती है इससे मालिश सिखाना, ऐसा लगता है कि यह एक लंबी यात्रा होगा। फिर ऐना कैन को सिखाने के बारे में सोचती है और कैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है बाएं हाथ के मध्य से थोड़ा सा ऊपर और इस पॉइंट को मजबूती से दबाए। और कैन को कुछ महसूस होने लगता है और तभी ऐना कैन की तरफ देखते हुए कहती है कैन क्या तुम सुन रहे हो? और कैन जो कि लगता है कि बेहोशी से जग के बोल रहा है कि हाँ मुझे इसका अंदाजा हो रहा है। ऐना बोलती है तो ठीक है फिर वही प्रयास करे जो भी मूसा से सीखा, मूसा पर ट्राई करते हैं। इतना कहते ही कैन मूसा का हाथ पकड़ लेता है और मूसा जो कि कैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है और वो डर के मारे बोलता है कैन मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और कैन जो कि बहुत ही एक्साइटेड होके बोलता है ओह ठीक है। और कैन मूसा के बाएं हथेली के मध्य के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करता है और मूसा को बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो चिल्ला उठता है और कहता है कैन इससे बहुत दर्द होता है। और कैन चौंक के बोलता है हैं ये तो अजीब है। कि तभी मूसा बोलता है अब मैं करूँगा, चलो स्विच करते हैं। और मूसा जो कि अब कैन की हथेली को प्रेस कर रहा होता है और जैसे ही मूसा हथेली को प्रेस करता है तभी कैन के हाथों में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो चिल्ला उठता है। ऐना जो कि इन दोनों की लड़ाई देख सर पकड़ के खड़ी हो जाती है और ऐना सोचती है कि वास्तव में कुछ भी काम नहीं आया, न मूसा सीख पाया न कैन सीख पाया। कि तभी प्रिंस के आने की आवाज आती है और ऐना जो कि प्रिंस के पास जाकर बोलती है प्रिंस प्लीज मुझे एक बार इलाज करने दीजिए। और प्रिंस जो कि बड़े ही गुस्से से बोलता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो पर मैं तुम्हारा अनुरोध नहीं स्वीकार कर सकता। और ऐना जो कि हर बार की तरह इस बार भी मायूस हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि यह इसलिए तो नहीं क्योंकि वह महिलाओं से नफरत करते हैं और कहती है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में उनका सिर्फ इलाज करना चाहती हूँ और इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं महिला हो या पुरुष। और इतना कहते ही प्रिंस ऐना का हाथ पकड़ लेती है और प्रिंस से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती है कि बस थोड़ा सा ही ठीक है। और ऐना प्रिंस का हाथ पकड़ते ही हैरान हो जाती है कि इतना कठोर हाथ जैसे कोई पत्थर हो और कहती है प्रिंस का हाथ सलीके से भरा हुआ है और वो कुछ महसूस कर रही होती है कि उसे पता चलता है कि हाँ अंदर कुछ कांप रहा है। और ऐना ये सब देख के बहुत चौंक जाती है कि तभी प्रिंस की धड़कनें तेज हो जाती है। प्रिंस अपने सर पर हाथ रख देता है डर के मारे और ये सब देख के ऐना को पूरा भरोसा हो जाता है कि ऐसी बात नहीं कि प्रिंस को महिलाओं से नफरत है बल्कि वह तो उनसे डरते हैं। तभी उनकी धड़कनें तेज हो जाती है, वो नर्वस हो जाते हैं और तब प्रिंस ऐना से बोलता है आई एम सॉरी मुझे खेद है, मैं तुम्हें घर भेजने का कोई और तरीका ढूंढूंगा पर प्लीज मेरे और करीब मत आइए। इतना कहते ही प्रिंस चल देता है और ऐना जो कि हैरान खड़ी रहती है कि ये क्या है। और प्रिंस की ये हालत देख ऐना सोचती है मैं क्या करूँ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? प्रिंस की ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है क्या? और प्रिंस जो कि जाते जाते सोचता है कि मैं समझता हूँ कि वह घर नहीं जा पा रही इसलिए वो परेशान है। और यही सोचते सोचते अपनी मुट्ठी को कस लेता है और वो चल देता है। और प्रिंस के मन में जो कि बचपन का डर अभी भी बैठा हुआ होता है जिसमें एक लेडी उसका गला दबा रही होती है, तो शायद यही वजह हो सकती है। प्रिंस को महिलाओं से बहुत डर लगता है और आज इतने सालों बाद प्रिंस को वही सब याद आ गया। ये सब ऐना की वजह से हुआ जिसकी वजह से यह डर बैठा, हालांकि वो महिला अभी यहाँ पे है नहीं।
और एना जो कि सोचती है कुछ दिन हो रहे हैं मैंने प्रिंस को बहुत गुस्सा दिलाया, और वो सोचती कि शुक्र है मुझे गार्ड की निगरानी में महल के अंदर जाने की अनुमति मिल गई। कि तभी एना और मूसा महल के अंदर जैसे ही जा रहे थे कि एना बोलती है बेशक मैं अभी भी अपने मूल दुनिया में जाने की तरस रही हूँ, और मैं अभी ऐसे नहीं जा सकती। प्रिंस की हालत अभी बहुत ही खराब है, मुझे उनको ठीक करना पड़ेगा। और हम फिर देखते हैं प्रिंस तलवारबाजी का प्रशिक्षण कर रहे होते हैं, और प्रिंस प्रशिक्षण करते वक्त सोचता है मैंने एना को जाने में मदद नहीं करा, और मैं बार बार उसे देखने को क्यों आता हूँ। इतना सोचते सोचते एना की तरफ देखने लग जाता है, और उस दिन से लॉर्ड गेराल्ड कि तभी वह रास्ते में कैन मिल जाता है, और कैन बोलता है हाँ एना, और एना बोलती है हाय कैन, और कैन एना से पूछता है क्या आप फिर से प्रिंस को देखने आई है, और बोलता है तो बताओ एना कि एक संत के रूप में आप प्रिंस के स्वास्थ्य के बारे में क्या जान पाए हैं। और एना बोलती है मैं कुछ समय से प्रिंस को देख रही हूँ, और मुझे लगता है वो खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि वह सुबह से लेकर रात तक लगातार काम ही कर रहा है, और वह अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहा, आगे बढ़े जा रहा है। कि तभी कैन बोलता है कि निश्चित रूप से उपचार की जरूरत है, और एना बोलती है हाँ, और मूसा बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। कि तभी कैन के पीछे से प्रिंस आ जाता है, और प्रिंस को कहता है अगर आपके पास बकवास करने का टाइम है तो आ जाइए मेरे पास। इतना कहते ही प्रिंस कैन को दबोच लेता है और बोलता है जल्दी आओ, और कैन बोलता है रुकिए जरा प्रिंस। मूसा एना से बोलता है कि एना मुहम्मद की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं, और एना बोलती है कोई बात नहीं। और एना जो कि अभी भी वही देख रही है कि प्रिंस अभी भी अस्वस्थ है, अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती है मैं और अधिक उपचार करने की कोशिश नहीं करूंगा, पर मैं उस कठोर शरीर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी दुनिया में काम के कारण से मरना कोई असामान्य बात नहीं थी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम प्रिंस को खो देंगे, और अगर मैं ऐसा नहीं चाहती तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। और एना मूसा से पूछती है महामहिम इतना व्यस्त क्यों है। कि मूसा बोलता है कि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और विशेषकर अब तो उत्तरी सीमा के निकट जनजातियों के साथ वह लगातार अभ्यास और सैन्य बैठकें होती रहती है। और एना जो कि अपनी गालों पे हाथ देते हुए कहती ओ ऐसा है, और सोचती है राजनीतिक चीजें ऐसी नहीं है जिनके बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ। और एना इतना सब सोच ही रही होती कि तभी पीछे से उसका कोई गाउन खींचता है, और एना पीछे मुड़कर देखती है और चौंक जाती है। वह एक छोटा बच्चा होता है, और वो एना से बोलता है आप कौन है। कि एना उस बच्चे की तरफ देखती है, और वो बच्चा बोलता है कितना प्यारा चेहरा है। और एना उस बच्चे से बोलती है मैं एना हूँ, और आप। और वो बच्चा बोलता है मैं लूका हूँ, और बोलता है आपका चेहरा हमारे चेहरे से अलग क्यों है। और एना जवाब देते हुए कहती है आप सही कह रहे हैं, मैं दूसरे दुनिया से हूँ। कि तभी मूसा बोलता है प्रिंस लूका आप यहाँ क्यों है। कि एना हैरान हो जाती है कि राजकुमार, वो भी राजकुमार। और मूसा बोलता है हाँ यह 5वां राजकुमार है। कि तभी लूका एना को गले लगा लेता है और कहता है वाह कितना अच्छा खुशबू है। और एना जो कि हैरान हो जाती है और सोचती है क्या मैं राजकुमार को गले लगाऊंगी तो मुसीबत में नहीं पड़ जाऊंगी। और लूका जो कि उसको हक कर रहा होता है, तभी वह प्रिंस आता है और गुस्से से लूका को बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और कहता है खेलना बंद करो और पढ़ाई करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप 5वें राजकुमार हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ढिलाई बरत सकते हैं। इतना सुनते ही लूका मायूस हो जाता है और डर से बोलता है ओके, और लूका सर झुकाते हुए चल देता है। कि एना लूका को जाते हुए देखती है और मायूस हो जाती है, सोचती है ये कौन सी मुद्रा है, और ऐसे झुके रहने से उसके विकास में भी असर पड़ सकता है। और लूका जो कि कमजोरी की वजह से झुके हुए चल रहा था। कि तभी एना उसे पकड़ लेती है कि आपका शरीर इतना पीला क्यों है, आपको आराम करना चाहिए। कि प्रिंस एना की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है उसे खराब मत करो, और गुस्से से अपनी कमीज पकड़ लेता है। और एना प्रिंस की तरफ डर के मारे देखती है, और प्रिंस एना से कहता है लूका के ग्रेड दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, और उसने अपना आधा होमवर्क भी पूरा नहीं करा, और आज मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। और प्रिंस लूका से बोलता है कि आज अगर आपका सारा काम पूरा नहीं हुआ तो कोई भी दया नहीं होगी। और एना जो कि लूका को पकड़ रही होती है और बोलती है प्रिंस से कि रुको, उसे आराम की जरूरत है। प्रिंस जाने लगता है कि तभी एना पीछे से बोलती है वह अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। कि तभी प्रिंस गुस्से से बोलता है यह आपको चिंतित नहीं करता बाहरी व्यक्ति, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और पूरी रिस्पेक्ट के साथ बोलता है कि मैं इसके स्वास्थ्य के बारे में आपसे बहुत अधिक जानता हूँ है ना।
कि एना सही में हुई लूका को गोद में लेके खड़ी रहती है और प्रिंस जो कि बहुत गहरे सोच में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इस दर पर लूका खतरे में होगा, बड़ी खतरे में पड़ जाएंगे। और प्रिंस गेराल्ड जो कि एना और प्रिंस लूका को ऐसे ही छोड़ के जाने लगते हैं और एना से कहते हैं तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। एना जो कि नन्हे प्रिंस को अपने गोद में लेके खड़ी रहती है और प्रिंस गेराल्ड से कहती है थैंक यू सो मच प्रिंस। और फिर हम देखते हैं प्रिंस गेराल्ड जो कि अपने कार्यालय में कुछ काम कर रहे होते हैं और वो काम करते करते बहुत थक जाता है और सोचता है कि दोपहर 1 बजे सोना के साथ मीटिंग होगी और दोपहर 2 बजे मंत्री के साथ बैठक होगी और दोपहर 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना पड़ेगा। यही सब सोच के प्रिंस गेराल्ड अपने माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी सोचते हैं कि मुझे ये सब करने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की जांच करने के लिए भी समय निकालनी पड़ेगी। पिछले कुछ वर्ष निरंतर चलते आ रहे हैं। मेरे पिता 2 साल पहले आए, प्लेग के बाद से घरेलू बुनियादी ढांचे से अब परेशान है। और एक तरफ मेरा छोटा भाई जो कि दूसरा प्रिंस है, वह उस महिला के सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ दिया और विदेश चला गया। और मेरा तीसरा भाई जो कि तीसरा राजकुमार है, जो कि पड़ोसी देश की राजकुमारी से शादी किया और चले गए। और मेरा चौथा भाई जो कि अभी विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो यह भी सोचता है कि उत्तरी जनजातियों के साथ तनाव बढ़ रहा है और यदि ये युद्ध छिड़ गया तो मुझे भी महल छोड़कर जाना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तो लूका को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इन सब के लिए लूका तो भी बहुत छोटा है, इसलिए मैंने उसे शिक्षित बनाने के लिए महल के सारे शिक्षकों को एक जगह किया है। मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रिंस गेराल्ड ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बड़े ध्यान में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं एक सुंदर सा कमरा जो कि लूका का होता है, जिसमें लूका आराम कर रहा होता है और उसके पास एना और मूसा भी बैठे हुए होते हैं। कि तभी लूका एना से कहता है एना, पता है मैं पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और एना जो कि लूका को डांटते हुए कहती है नहीं, आप अभी तक ठीक नहीं हुई है, आपको अभी भी 1 दिन का आराम चाहिए। और लूका जो हैरान होके बोलता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं भैया के जैसा नहीं बन पाऊंगा ना। और एना इतना सुनते ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो तो बहुत ही खड़ूस है, उसके जैसा क्यों बनना चाहता है ये। मुझे तो लगता था लूका प्रिंस से डरता है, लेकिन नहीं, वो तो उनके जैसा बनना चाहता है। कि तभी लूका बोलता है कि मैं भैया जैसा बनना चाहता हूँ, जिसका हर कोई रिस्पेक्ट करे। और एना लूका से बड़ी प्यार से पूछते हैं तो आप अपने भैया को अपना आदर्श मानते हो, है ना लूका। और लूका बड़े खुश होके बोलता है हाँ, वो बहुत ताकतवर और बहुत ही शांत है और इसीलिए मैं राज्य के पत्र और कानून सीख रहा हूँ ताकि मैं भैया की तरह बन पाऊँ। और इतना ही नहीं है ना, मैं तो गधे पर घोड़े की तरह सवारी करना भी सीख रहा हूँ। और लूका अपने हाथों को देखते हुए कहता है मैं बड़ों लोगों की तरह असली तलवार नहीं पकड़ सकता, इसलिए मुझे लकड़ी का तलवार दिया गया है, मैं उससे अभ्यास करता हूँ। और इसके साथ ही मैं हर दिन सुबह से लेकर रात तक अभ्यास करता हूँ। और इतना कहते ही लूका बहुत एनर्जेटिक फील करता है। और एना जो कि बहुत ही मायूस होकर लूका के सामने बैठ सोचने लग जाती है कि सुबह से लेकर रात तक काम करता है, ये एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। और इसमें कोई शक ही नहीं कि वो आज गिर गया था, क्योंकि इतना थक जाता है तो गिरेगा ही। और इतना सोचते ही एना लूका से कहती है लूका तुम बहुत मेहनती हो। कि लूका तभी खुश होके बोलता है बड़े भाई ने कहा है कि काम करना शाही परिवारों का पहचान होता है और लोगों का समर्थन करने के लिए उनसे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कि इतना कहते ही लूका फिर से मायूस हो जाता है और कहता है पर तब भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर अब नहीं कर सकता। और इतना कहते ही एना बोल पड़ती है लूका तुमने अपने अंदर ही ये सब रखा है। और इतना कहते ही एना लूका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप जानते हैं हमारे यहाँ चिकित्सा जादू के बारे में एक कहावत है कि करीब मेहनत करे, अच्छी तरह आराम करे और पूरी तरह खेले, अधिक करना हमेशा बेहतर नहीं होता लूका। और लूका जो कि बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था कि एना फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है अगर ऐसे ही आप अपने शरीर को तोड़ देंगे तो आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और सबसे पहले तो आपको एक मजबूत और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है लूका। कि तभी लूका बोल पड़ता है वाह एना तुम्हारा हाथ कितना गर्म है। कि तभी एना मुस्कुराते कहती है हाँ, मेरे शरीर का तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है। जब मैं इन हाथों से लोगों की मालिश करती हूँ उनका शरीर गर्म हो जाता है, जिनसे उनको आराम मिलती है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे लूका? मैं वादा करती हूँ इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एना लूका की हथेली की मसाज करते हुए कहती है देखो लूका, मैं खाली ऐसे हाथों को रगड़ती हूँ। कि लूका हंसते हुए कहता है
हे यहाँ गुदगुदी करता है पर अच्छा लगता है। कि तभी आना बोलती है हमारे देश में इसको मालिश बोला जाता है और इससे लोगों को आराम पहुँचाते हैं। और लूका बोलता है मैं भी बड़े भैया की खातिर बेहतर बनना चाहता हूँ। ऐना प्लीज और मालिश करो ना। ऐना बोलती है ठीक है, मैं आपकी आर्म्स और शोल्डर से शुरू करती हूँ। और इतना कहते ही ऐना जैसे ही मसाज के लिए लूका के पीठ पे हाथ देती है कि ऐना को महसूस होता है कि लूका की पीठ बहुत सख्त है, इसका मतलब ये दर्द में रहा होगा और मुझे इसे मसाज से ठीक करना होगा। ऐना ऐसे ही मसाज करने लग जाती है और लूका को अच्छा महसूस होता है। और लूका जो कि मसाज कराते कराते ऐना के गोद में ही सो जाता है। ऐना मन ही मन बोलती है फाइनली मैंने लूका को सही मुद्रा सिखा ही दी। और ऐना लूका से बोलती है यह मत भूलना ठीक है। और कहती है लेकिन बहुत देर तक बैठे रहना भी अच्छा नहीं है, आइए मैं आपको शरीर को हिलाना सिखाती हूँ। और ऐना खुश होकर सोचती है चलो फाइनली मैंने लूका पढ़ाई और शारीरिक गतिविधियों की भी संतुलन करना सिखा दिया। और फिर हम देखते हैं कि लूका बड़े ही एनर्जी से दौड़ भाग कर रहा है और ये सब लगभग 1 हफ्ते तक करना पड़ा, तब जाके लूका नॉर्मल हो पाया। और फिर हम देखते हैं लूका भागते हुए अपने भैया के पास आता है और बोलता है भैया ये देखो। और प्रिंस कैरोल जो कि बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है कि क्या हो गया, तो भागते हुए क्यों आ रहा है। कि लूका प्रिंस के हाथ में अपना रिजल्ट थमा देता है और प्रिंस देखता है कि उसमें लूका के ग्रेड बढ़ गए हैं। इतना देखते ही प्रिंस कैरोल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और लूका की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लग जाता है। और दूसरे दिन हम देखते हैं लूका और प्रिंस कैरोल आपस में प्रशिक्षण कर रहे हैं तलवारबाजी का। और मूसा और ऐना खड़े हुए देख रहे हैं और उनको बड़ी ही खुशी हो रही है कि लूका फिर से नॉर्मल हो गए। तभी प्रिंस कैरोल लूका से बोलता है कि अपनी बाहों को थोड़ा और अंदर खींचो। और लूका बोलता है ठीक है। और इतना कहते ही दोनों फिर से प्रशिक्षण करने लग जाते हैं। और ऐना और मूसा जो पास में खड़े देख रहे होते हैं कि ऐना तभी बोलती है कि लूका बहुत अच्छा खेल रहा है और मूसा से पूछती है क्या यह वही तलवार है जो लकड़ी का है और जो महामहिम ने बनाई थी। और मूसा जवाब देते हुए कहता है हाँ, उन्होंने कहा कि असली तलवार एक छोटे बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होती है, इसलिए उन्होंने स्वयं ही काट के बनाया है ये तलवार, खासकर लूका के लिए। ऐना बोलती है वाह ये तो बहुत ही उपयोगी है। और लूका जो कि पहले से कई अधिक तेजी से सीख रहा था और वह बहुत ही स्वस्थ दिख रहा था। ऐना देख के हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो गया, अविश्वसनीय। इतना कहते ही ऐना मन ही मन में बहुत खुश होती है और सोचती है क्या यही है एक साइंटिस्ट की शक्ति। कि तभी प्रिंस कैरोल लूका से बोलता है आज के लिए यही समाप्त करे, आज के लिए काफी है ये। कि लूका बोलता है भैया। कि तभी भैया से बोलता है दूसरे दिनों के लिए मुझे माफ़ करना भैया, पर मैं अभी बहुत कोशिश करूँगा, मैं पहले से अच्छा करके दिखाऊँगा। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ भैया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हर कोई सम्मान करे, बिल्कुल आपकी तरह। इतना कहते ही लूका भावुक हो जाता है। तो प्लीज़ भैया अभी हार मत मानो ना, अभी थोड़ी देर और खेलते हैं। कि प्रिंस कैरोल बड़े ही हैरानी से देखते हैं, लूका के सर को बहलाते हुए कहते हैं लूका आई एम सॉरी। लूका को गले लगाते हुए कहते हैं लूका मैंने तुम्हें बहुत सुनाया था उस दिन, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया था, तुम अपनी तरीके से आगे बढ़ सकते हो, मुझे माफ़ करना, मैंने आप पर जोर डाला मेरी बात मनवाने के लिए। कितना सब सुनते ही लूका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कि इतने में प्रिंस कैरोल को कस के गले लगा लेता है और कहता है ओ बड़े भैया। प्रिंस कैरोल जो कि पास में खड़ी हुई ऐना को देखते हैं और कहते हैं साइंटिस्ट थैंक यू सो मच मेरे भाई को फिर से स्वस्थ करने के लिए। कि ऐना इन दोनों का प्यार देख बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और प्रिंस कैरोल से बोलती है नहीं थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने लूका को मुझे सौंपा। और लूका जो कि आँख मलते हुए कहते हैं भैया अपने आप पर ज़्यादा दबाव मत डालो। और प्रिंस बोलता है मैं तो बड़ा हूँ, मैं झेल सकता हूँ, पर तुम नहीं लूका। कि ऐना फिर से प्रिंस की तरफ देखने लग जाती है और कहती है संपूर्ण सम्मान के साथ लॉर्ड कैरोल स्वयं को आगे बढ़ाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। कि फिर हम देखते हैं प्रिंस कैरोल जो कि लूका को गोद में लेके खड़े रहते हैं और ऐना बोलती है दरअसल मुझे महामहिम से कुछ बात करनी है। और फिर हम देखते हैं एक लेडी को जो कि पिंक और रेड कलर का गाउन पहनी हुई होती है और जिसके बाल सुनहरे कलर के होते हैं और वो थोड़े गुस्से में लगती है। कि ऐना प्रिंस कैरोल से पूछती है वह औरत कौन है। कि तभी वो लेडी सोचती है मैं उसे महामहिम के करीब नहीं आने दे सकती
और गुस्से से आग बबूला हो रही होती है कि तभी ऐना प्रिंस के रोल से पूछती है वह औरत कौन है। और वो औरत जो दौड़ खड़ी गुस्से से लाल हो रही है और बोलती है मैं इस लड़की को प्रिंस के पास नहीं आने दे सकती। इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस के करीब जाने की, मैं अभी पता लगाती हूँ कौन है ये लड़की। और इतना कहते ही वो लेडी गुस्से से चल पड़ती है कि तभी वह देखती है कैन को और कहती है वाह बिल्कुल सही समय है। और वो कैन को आवाज लगाते हुए कहती है गुड डे कैन। कि कैन तभी मुड़कर देखता है और वो लेडी कैन के पास जाती है और कैन बोलता है लेडी एरी आप आ गए। और वो लेडी जिसका नाम एरी है वो मुस्कुराने लगती है और वो कैन को बोलती है इससे पहले मैंने खिड़की से राजकुमार को देखा था और वो भी किसी अनजान लड़की के साथ। कैन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो लड़की कौन थी? वो जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, क्या तुम जानते हो उसे कैन? कैन एरी की तरफ देखता है और बोलता है ओह वो तो साइंटिस्ट है। इतना कहते ही कैन सोचने लग जाता है कि ऐना के बारे में तो बताने के लिए मना किया था मूसा ने, पर एरी तो हमारी अपनी है, वो महान चीफ की बेटी है, उनको तो बता सकते हैं, वो थोड़ी ना कोई चालाकी करेगी। कैन जो कि मन ही मन में डर रहा होता है कि बताओ कि नहीं बताओ, बताओ कि नहीं बताओ, यही सोच के वो परेशान हो रहा है। और एक तरफ उसको मूसा की धमकी भी याद आ रही है कि उसके बारे में कुछ नहीं बताना था। इतने में ही वो गहरी सोच में पड़ जाता है कि तभी कैन एरी से बोलने लग जाता है कि इसे हम दोनों के बीच में ही रखना, वो लड़की साइंटिस्ट ऐना है। कि तभी एरी चौंकते हुए कहती है ओह माय गॉड साइंटिस्ट है। और तभी एरी मनी मन में सोचने लग जाती है कि फिर तो वह प्रिंस के लिए बहुत खास व्यक्ति होंगी और इससे वो लड़की प्रिंस के करीब जा सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं जल्द ही पिताजी से शादी की बात करने के लिए बोलूंगी। इतना सोचती वो बहुत गुस्से में आ जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं किसी ऐसे ही हैरी गैरी लड़की को प्रिंस के करीब नहीं आने दे सकती, प्रिंस को कोई मुझसे चुरा नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं ऐना और प्रिंस और लूका और मूसा जो कि खड़े होते हैं और ऐना जो कि प्रिंस से बोल रही होती है प्रिंस आप अपने आप पे ज्यादा दबाव ना डाले। और कहती है दरअसल मैं आपसे कुछ बात के लिए सलाह लेना चाहती हूँ, क्या मैं कैजल टाउन में थोड़ी सी खरीदारी करने जा सकती हूँ? और इतने में ही प्रिंस बोल पड़ता है आपको किस चीज की जरूरत, मैं ला देता हूँ ना। और ऐना कहती है मुझे कुछ ऐसी सामग्री चाहिए जो कि इस देश में नहीं है। और कहती है मुझे यह जानने के लिए कि मैं ये सामग्री बना सकती हूँ कि नहीं, इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा सामग्री को अपनी आंखों से देखने के लिए। और प्रिंस चलूका को लेके खड़े रहते हैं और सोचते हैं ऐसा कुछ जो हमारे देश में नहीं है। कि तभी ऐना बोल पड़ती है मैं उपचार के लिए एक उपकरण बनाना चाहती हूँ। और मूसा जो कि ऐना के पीछे ही खड़ा होता है और सोचता है आखिर ऐना किस तरह का उपकरण बनाने की सोच रही है। और फिर हम देखते हैं ऐना और मूसा जो कि कुछ सामग्री की डिजाइन देख रहे होते हैं। और फिर ऐना और मूसा जो कि मार्केट चले जाते हैं और वहाँ जाके कुछ सामग्रियाँ खरीदने लग जाते हैं। और ऐना जो कि लगातार उस उपकरण को बनाने के लिए जुट जाती है। और फिर मूसा बोलता है क्या इस तरह की छड़ी उपचार का साधन बन सकता है? इतना कहते ही मूसा हाथ में वो छड़ी ले लेता है और उसको देखता है और कहता है मैंने स्केच का अनुसरण किया है लेडी ऐना, ये कैसा दिखता है? कि ऐना कहती है इसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, मूसा क्या आप टीप को थोड़ा सा और गोल बना सकते हैं? और मूसा कहता है जैसी आपकी इच्छा। और ऐना बड़े ही खुश होके बोलती है थैंक यू सो मच मूसा, मुझे हमेशा मदद करने के लिए। और मूसा बोलता है अरे लेडी ऐना। मूसा बोलने लगता है मैं प्रिंस को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करूंगा। और सोचने लग जाता है कि किसी ऐसे ईमानदार व्यक्ति पर शक करना मुझे सच में खुद पर शर्म आ रहा है। और मूसा ऐना से बोलता है ऐना अगर कुछ भी हो तो मुझे बताए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेडी ऐना, आप बस आज्ञा दे। कि तभी ऐना बोलती है कि बहुत देर हो गई मूसा, अब बाकी का रात में करते हैं। कि तभी ऐना बोलती है मैं किस तरह से आपका धन्यवाद करूँ मूसा, क्या मालिश ठीक रहेगी? और ये बस मैं खाली रिक्वेस्ट कर रही हूँ मूसा। कि तभी मूसा बोलता है जी जरूर, मुझे सम्मानित महसूस होगा। कि तभी ऐना मूसा का मसाज करने लग जाती है और मूसा को आराम की अनुभूति हो रही होती है। और बोलता है ऐना मुझे ऐसा लगता है कि देवताओं ने मेरे शरीर का स्वर्ग में स्वागत किया है। कि तभी ऐना बोलती है मुझे खुशी है कि मेरी मसाज से सब खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि शांत रहना बड़ी मुश्किल हो जाती है।
और फिर हम देखते हैं एक बैठक रूम जिसमें प्रिंस केरल और एक मंत्री आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी प्रिंस बोल पड़ता है कि राजधानी और आसपास का एरिया आर्थिक रूप से और बाढ़ के नियंत्रण से स्थिर है, वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। और मंत्री बोलता है लेकिन उत्तरी सीमावर्ती जनजातियां जो कि हमारे कपास की खेती को नष्ट कर रहे हैं, निर्यात में भी बाधा डाल रहे हैं। कि तभी प्रिंस पर्चा देखते हुए माथा पकड़ते हुए कहते हैं उत्तरीय जनजातियां लगता है दूसरे देशों की जनजातियों से मिले हुए लगते हैं। ऐसा रहा तो हमें बचना चाहिए। मैं और अधिक सुरक्षा बल और रक्षा नीति आवंटित करूंगा। और प्रिंस मंत्री से बोलता है प्लीज मुझे बातचीत करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और मंत्री कहता है महामहिम आपके विचार के लिए धन्यवाद। और बोलता है वैसे आपने मेरे बेटी से शादी करने के लिए सोचा है? और फिर प्रिंस बोलता है इस बारे में मैं सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सोचूंगा। इतना कहते प्रिंस उठ के खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। और मंत्री जो कि एरी के पापा होते हैं वो भी चल देने लगते हैं और कहते हैं फिर अब मैं चलता हूँ। और प्रिंस जो कि मन ही मन उदास हो रहे होते हैं। और एरी के पापा जाते जाते सोचने लग जाता है जैसा कि एरी ने कहा संभवतः प्रिंस उस साइंटिस्ट से शादी करेंगे, उनका मन वैसा लगता है। इतना सोचते ही एरी के पापा सर पे हाथ रख देते हैं और परेशान हो जाते हैं। और कहता है मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी प्रिंस से हो और एरी को सचिव से मंत्री बना दूं और उत्तरी जनजातियों को खत्म करने के लिए सेनाओं का उपयोग करे। और सोचता है कि नहीं मेरे पास एक बेहतर विचार है। कि तभी वो एक बेल बजाते हैं और एक दास आता है और आके बोलते हैं हे लॉर्ड गरुण आपने मुझे बुलाया है। और वह उस दास से कहने लग जाता है कि उत्तरी सीमाओं में साइंटिस्ट के बारे में अफवाहें फैलाओ, खासकर अफवाह ऐसी हो जिससे कि उत्तरी सीमाओं को पता चले। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रिगाल राज्य का उत्तरी शहर जहाँ पर ऐना के लिए अफवाहें फैल रही है। और वहाँ वो दास जाकर अफवाह फैला रहा है कि तुमने सुना कि साइंटिस्ट उतर आई है। कि तभी और कहासुनी शुरू हो जाती है। कोई कहीं से बोलता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि वो जहाँ भी हाथ रखे वो भर जाता है, हर घाव ठीक कर सकते हैं। और वो एक महान साइंटिस्ट है, एक ऐसी महान संत है जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती है। कि तभी कोई पूछता है कि साइंटिस्ट क्या है। फिर सामने से जवाब आता है क्या आप एक्साइटेड हो? तो चलो हम बताते हैं कि साइंटिस्ट होता क्या है। साइंटिस्ट ऊपर से आती है जो सबके दुखों को नाश करने के लिए आती है और जिनके हाथों में जादू होते हैं। वो किसी भी घाव पे हाथ दे वो घाव ठीक हो जाता है। और जाहिर है कि वो अभी राजधानी में ही है। कि तभी कोई रहस्यमय आदमी बोलता है कि मुझे उसे वापस लाना पड़ेगा। इतना कहते ही वो अपना मुखौटा हटाता है और वो महल को देखते हुए कहते हैं उपचारक साइंटिस्ट। फिर हम देखते हैं एक हॉल जहाँ पे ऐना और मूसा उपचार के लिए कुछ उपकरण बना रहे थे। कि तभी उन दोनों के पास ज्ञान आ जाता है और वो उपकरण की तरफ देखता है और कहता है क्या ये वही उपकरण है जो उपचार के लिए यूज किया जाता है? और वो एक उपकरण को पकड़ते हुए कहता है ये तो बहुत अमेजिंग है, क्या तुम दोनों ने किया है इतना सारा? और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों की इतनी सी भी मदद नहीं करी। कि तभी ऐना बोलती है कि नहीं नहीं कैन, अब से आप हमारी मदद करेंगे। कि तभी कैन बोलता है आपको मुझसे कुछ और भी चाहिए? कि तभी ऐना बोलती है हाँ कैन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है। आप चेक करेंगे ये उपकरणों को कि जिसके लिए हमने बनाया है वो काम करता है कि नहीं। आइए सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं एक्यूप्रेशर स्टिक। इससे पैरों की तलवों की मसाज करते हैं और देखते हैं काम करता है कि नहीं। और इससे पैरों की तलवों के मध्य में मसाज करे। कि तभी कैन उपकरण को लेके अपने पैर के तलवे में मसाज करने लग जाता है। और तभी ऐना पूछती है कैन क्या हुआ, कुछ महसूस हो रहा है क्या, तुम्हें दर्द कर रहा है? और तभी कैन बोलता है नहीं मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। कि तभी ऐना बोलती है तो फिर थोड़ा और जोर से दबाने के बारे में क्या ख्याल है कैन? और फिर कैन बोलता है हाँ मैं करता हूँ। इतना कहते ही कैन जोर से प्रेस करने लग जाता है और जैसे ही वो जोर से प्रेस करता है उसे बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। और फिर ऐना बोलती है अरे लगता है तुमने बहुत जोर से प्रेस कर दिया, लाओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहते ही ऐना कैन के हाथों उपकरण ले लेती है और धीरे से प्रेस करते हुए कहती है इसको ऐसी दबाव से ही प्रेस करना है। और ऐना जैसे ही प्रेस करती है कैन को
बहुत अच्छा महसूस होता है। और कैन कहता है, अरे ये कैसे हो गया, मैंने किया तब तो कुछ नहीं हुआ, और तुम कर रही हो तो इतना अच्छा महसूस कैसे हो रहा है ना? ये कोई साधारण बात तो नहीं हो सकती है ना? कि तभी मूसा ऐना से कह रहा होता है, यहाँ नारी आदमी संभवतः ऐसे औजारों को संभाल नहीं सकता है ना? और कैन बोलता है, मूसा कितना रूड है, और बोलता है, खैर अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो शायद प्रिंस केरोल इसका उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा बलवान है। और फिर ऐना उस उपकरण को पकड़ते हुए कहती है, मैं इसे आसान बनाने की कोशिश करूंगी जिससे उपयोग में आसानी हो, कोई तकलीफ ना हो। और कहती है, अगर हम इस पे कुछ खुशबूदायक तेल लगा के मालिश करें तो ये अच्छे से काम करेगी। कि तभी कैन सोचने लग जाता है कि खुशबूदार तेल, और वो ऐना से कह रहा होता है, तब मुझे पता चल जाएगा कि यह बहुत सही जगह है। और फिर हम देखते हैं ऐना और कैन जो कि मार्केट जा रहे थे महल के गाड़ी में, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है कैन बोलता है, ये देखो ऐना, ये हमारे साम्राज्य का सबसे बड़ा बाजार है, हमारे बाजार में आपका स्वागत है ना? और कैन इस भूमि की कुछ विशेषताएं बताता है कि हमारे यहाँ की भूमि मुख्यतः पौधे उगाते हैं, और खासकर हमारे यहाँ कपास की खेती होती है, और यहाँ बहुत सारे दुकान भी है जहाँ पे जड़ी बूटियाँ और सुगंधित तेल भी बेचते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं है ना? याना ये सब सोच के बड़ी खुश होती है और सोचती है, सच में ये शहर बहुत सुगंधित है और बाजार के हर एक कोने से सुगंध आ रही है। कि तभी कैन बोलता है, आइए है ना, थोड़ा सा घूम आते हैं बाजार से और एक एक नजर सब में डालते हैं। कि तभी ऐना बोलती है कि ठीक है चलो, और इतना कहती दोनों मार्केट के अंदर चले जाते हैं। कि तभी कैन को पीछे से कोई आवाज लगाता है कि ओह माय कैन। वो और कोई नहीं, लेडी एरी होती है जो अपनी दो दासों को लेकर मार्केट घूमने आती है। कि तभी लेडी एरी कैन के पास आती है और कहती है, मुझे लगा ही था कि वो आप है। और फिर कैन बोलता है, लेडी एरी आपकी आंखें बहुत तेज है, दूर से मुझे पहचान लिया आपने। और ऐना जो कि कैन के पीछे से एरी को देख रही होती है। कि तभी एरी बोलने लगती है, अरे मैं तो आपको बहुत दिनों से जानती हूँ, आप कहीं भी रहे मैं तो आपको पहचान ही जाऊंगी। और बोलती है, कैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कैन बोलता है, हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। और फिर एरी बोलती है, और फिर ये जो आपके साथ आई है ये साइंटिस्ट है ना? और ऐना जो कि इतना सुनते ही हैरान हो जाती है कि इसको कैसे पता चला कि ये लोग मुझे साइंटिस्ट बोलते हैं। और फिर एरी ऐना से कहती है, मेरा नाम एरी है, मैं मुख्यमंत्री की बेटी हूँ और आपसे मिल पाना एक सम्मान की बात है। साइंटिस्ट इतना कहती है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में सर झुकाते हैं। और फिर ऐना बोलती है, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, मैं ऐना मीनामाइड हूँ। और बोलती है, पर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? और फिर एरी शर्माती हुई कहती है, मुझे तो आपके बारे में कैन से पता चला, आप महामहिम को ठीक करने आए हैं ना, कितनी अच्छी बात है। और ऐना जो कि कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कितने में ही एरी बोल पड़ती है कि वैसे आप दोनों यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो, कुछ लेने आए हो? कि तभी ऐना बोलती है, हाँ हम यहाँ सुगंधित तेल लेने आए हैं। और फिर एरी बोलती है, सच में? फिर तो यह बहुत सही जगह है, मेरे घर का व्यापारिक घराना दुर्लभ जड़ी बूटियाँ रखती है, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे ऐना? और फिर ऐना हाथ जोड़ते ही कहती है, जी जरूर, हमें खुशी होगी। और फिर तभी एरी अपनी एक दास को कहती है कि तुम जाओ महल और जाके बोलो कि मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी करे। और वो दास कहता है, जो हुकुम मैम। और फिर एरी उन दोनों से कहती है, फिर तो मुझे आप दोनों की मार्गदर्शन बनना पड़ेगा, प्लीज मुझे अनुमति दे। इतना कहते वो चारों चल पड़ते हैं, सामने एरी और उसका दास और पीछे कैन और ऐना आ रहे होते हैं। और फिर एरी सोचती है कि मुझे जल्दी से इस लड़की को पकड़ना है जो कि मेरे और प्रिंस के बीच में आ रही है, मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकती, आज बहुत अच्छा मौका है, महामहिम के करीब सिर्फ मैं जा सकती हूँ और कोई नहीं। और फिर सब पहुँच जाते हैं एरी के व्यापारिक घराने में, और वहाँ गेट पर एक आदमी आता है जो कि उस घराने का चौकीदार होता है। और वो उन सबसे कह रहा होता है, आप सबका हमारे ट्रेडिंग हाउस में स्वागत है, और कहता है राजधानी से इतनी दूर आने के लिए आपका धन्यवाद। और फिर एरी उस चौकीदार से बोलती है, ठीक है फिर मैं अब आप पर छोड़ती हूँ सब कुछ, ठीक है? और वो चौकीदार बोलता है, ठीक है मैम, समझ गया मैं। और तभी एरी ऐना से बोलती है, मुझे अभी सिंगिंग प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, और साइंटिस्ट मैं आशा करती हूँ कि जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाए। और फिर ऐना बोलती है, एरी आप कितनी दयालु हो, धन्यवाद। और फिर वो चौकीदार बोलता है, आप दोनों अब अंदर जाइए। और लेडी एरी जो कि ऐना और कैन को वहीं पे छोड़ के जाने लगती है। और फिर वो चौकीदार ऐना से बोलता है, मैंने सुना है आप जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, चलिए हमारे साथ हमारे तहखाने में चलिए। कि कैन हैरान हो जाता है, तहखाने में?
और वो चौकीदार बोलते हैं हाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ तेलों में बहुत तेज सुगंध होता है और हम उन सुगंधों को बाहर ना जाए इसलिए हम तहखाने में रखते हैं। इतना कहते ही तीनों सीढ़ियों से तहखाने में जाते हैं और जैसे ही वो तहखाने में पहुंच जाती है और वहाँ से बदबू आने लगती है और ऐना और कैना अपना नाक पकड़ लेते हैं और कैन ऐना से बोलता है क्या आप ठीक हो पाएंगे ऐसे में? और ऐना बोलते हैं हाँ, समय लगेगा। और कैन सोचता है ये कैसी जगह है और ये कैसा बदबू है, अगर हमारा नाक बंद हो जाए तो ये बहुत खतरनाक होगा। और फिर ऐना बोलती है सच में इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी जड़ी बूटी अच्छी है और कौन सी जड़ी बूटी अच्छी नहीं है। तभी कैन बोलता है यह बहुत खतरनाक बदबू है, लेकिन एक हाथ से काम चलाना खतरनाक हो सकता है। कि तभी कैन के पीछे से कोई आ जाता है और कैन को दबोच लेता है और कहता है डोंट मूव, और कैन के गले में एक चाकू रख देता है और कहता है बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, और कहता है इस तरह की आपात स्थिति वो भी अचानक से। कि तभी कैन पलटकर वार करने को जाता है और उस आदमी को दबोच लेता है। और तभी दूसरी तरफ वो देखता है ऐना को भी किसी आदमी ने पकड़ा हुआ होता है और ऐना जो कि उस आदमी को कहती है कमीने कहीं के क्या चाहते हो तुम। कि तभी कैन उसके पास वाले आदमी के गले में चाकू रख देता है और कहता है ऐना को छोड़ दो। कि तभी कोई कैन के पीछे से आता है और कैन को दबोच लेता है और बोलता है तुम्हें पहले इसको छोड़ना चाहिए जिसको तुमने पकड़ रखा है। और इतना कहते ही वो आदमी कैन के एक शोल्डर में कुछ घुसा देता है जिससे कैन नीचे गिर जाता है और ऐना जो कि उनके शिकंजे में होते हैं और वो कहती है कैन, और वह चौकीदार जिसको भी उन लोगों ने पकड़ा हुआ होता है और वो मुखौटा लगा हुआ आदमी कहता है इसे भी सुला दो। कि एक आदमी उस चौकीदार को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं चौकीदार और कैन जो कि बेहोश पड़े हुए होते हैं। कि तभी ऐना उस मुखौटे लगे हुए आदमी से कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। कितने में ही वो रहस्यमय आदमी ऐना को उठा लेता है और कहता है अच्छा तो आप है साइंटिस्ट। और ऐना से कहता है अब चलो गाँव लौट जाते हैं किसी का आने से पहले। कि ऐना हैरान होकर सोचती है गाँव लौट जाते हैं। इतना सुनते ही ऐना बहुत घबरा जाती है और फिर वो रहस्यमय आदमी ऐना को अपने कंधे पे उठा के ले जाता है और ऐना सोचती है ये मुझे कहाँ ले जा रहा है और ऐना को लेके चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रेगल राज का महल जहाँ पे प्रिंस गेरोल्ड हॉल की तरफ जा रहे होते हैं और उनके हाथों में कुछ फल होते हैं जो कि वो हॉल में रखने को ले जाते हैं। और फिर वो हॉल का दरवाजा नॉक करते हैं। नॉक करते हुए कहता है मैं गेरोल्ड हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कि तभी मूसा दरवाजा खोलता है और कहते हैं अरे मामूइन आपकी इतनी मेहनत उठाने के लिए धन्यवाद। और मूसा को दरवाजे पे देख प्रिंस पूछता है मूसा तुम यहाँ पे हो, साइंटिस्ट अभी तक नहीं आई क्या। कि मूसा जवाब देते हुए बोलता है अभी तक तो कोई भी नहीं आई। और फिर प्रिंस कहता है अरे हाँ हाँ मैं समझता हूँ, मैं फिर बाद में आता हूँ। कि तभी मूसा बोलता है प्रिंस आप ऐना को लेके बहुत चिंतित है ना, आइए ना अंदर आके वेट करते हैं, हमें आशा है कि बहुत जल्दी आ जाएगी। और फिर प्रिंस अंदर आता है और फलों को टेबल पे रख देता है और जैसे ही फलों को टेबल पर रखता है उसका नजर एक स्केच पर जाता है जिस पर वो उपकरण की छवि बनी हुई होती है और उसके बारे में कुछ लिखा भी हुआ होता है। प्रिंस उसको उठा के बोलता है ये क्या है, ये इसमें क्या बना है और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, कुछ भी तो समझ भी नहीं आ रहा है, क्या है ये। और फिर मूसा बोलता है अरे ये ऐना ने तैयार किया था, उपचार के लिए जो उपकरण बनाना था वो उसका डिजाइन है और वो उसके बारे में लिखा है, वो सारी रात काम कर रही। और फिर प्रिंस हैरान हो जाता है क्या मेरे लिए इतना सब किया। कि तभी मूसा सोचने लग जाता है लगता है प्रिंस को ऐना की मेहनत दिख रही है। और तभी अचानक से किसी के भागने की आवाज आती है और झटके से हॉल का दरवाजा खोलता है, वो और कोई नहीं कैन होता है और भागते हुए प्रिंस के सामने आ जाता है और कहता है प्रिंस गजब हो गया, ऐना को कुछ गुंडे आके उठा के ले गए। और प्रिंस और मूसा जो कि बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं ऐना को जिसे कुछ गुंडे उठा के ले जा रहे होते हैं और उनमें से वो नकाबपोशी ऐना को गोद में उठाए ले चलता है। कि तभी थोड़ी देर चलने के बाद ऐना बोलती है मुझे नीचे उतार दो ना, मैं कहीं नहीं भागूंगी पर मुझे नीचे उतार दो। कि तभी वो नकाबपोशी हंसते हुए कहता है जब तक तुम चलोगी तब तक सुबह हो जाएगी। और कहता है हम जल्द ही गाँव पहुँच जाएंगे इसलिए तुम चुपचाप बैठो। आई बात समझ में। ऐना तभी पीछे मुड़ के देखती है और भी गुंडों को और बोलती है ये गाँव कहाँ है और ये लोग कौन है। कि तभी ऐना उस नकाबपोशी को कुछ फुसफुसाते हुए सुनती है जिसमें वो कहता है शायद नॉर्थन ट्रायल की घंटी बजेगी। कि इतना सुनते ही ऐना सोचने लग जाती है उत्तरी जनजाति, मूसा ने तो इनके बारे में ही कहा था ना कि लॉर्ड गेरोल्ड का ये सबसे बड़ा सिरदर्द है उत्तरी जनजाति। कि तभी ऐना उस नकाबपोशी से बोलती है फिर तुम्हें मुझे ले जाने की क्या जरूरत है, और चाहे कोई भी कारण हो निर्दोष लोगों को शामिल करने के बाद मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। कि तभी वो नकाबपोशी गुस्से से बोलता है जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगे हम आपको घर नहीं जाने देंगे। और थोड़ी देर जाने के बाद वो नकाबपोशी सामने की ओर देखता है और कहता है ओह अब मैं देख पा रहा हूँ
ये हमारा गांव है। फिर हमें एक गांव दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे कच्ची मकाने होते हैं। और फिर हम देखते हैं कुछ बच्चियां भागती हुई आ रही है और कह रही है, लॉर्ड जैन आपका गांव में स्वागत है। और वो नकाबपोशी जिसका नाम जैन है, जो कि इस गांव का महामहिम है, वो याना को गोद में लेके खड़े रहता है और कहता है, हो मैं आ गया घर। और वो बच्चे दौड़ते हुए जैन के पास आ जाते हैं और कहते हैं, यह महिला कौन है, क्या आपकी बीवी है? और जैन जो कि ऐना को गोद में लेके खड़े रहते हैं, वो उनसे कहते हैं, नहीं ये हमारी खास मेहमान है। और ऐना जो कि डरते हुए कहती है, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। और तभी जैन बोलता है, ये तो अच्छी बात नहीं है, खैर अंधेरा हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं। और वो बच्चियां बोलती है ठीक है, और वो दौड़ के जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं जैन जो कि ऐना को गोद में लेके खड़ा रहता है और ऐना से कह रहा होता है, हम इस तरफ से जाएंगे, जहाँ पर जैन के कुछ आदमियां खड़े रहते हैं। कि तभी जैन देखता है कि सभी हैरानी से जैन की तरफ देख रहा होता है और उनमें से कोई बोलता है, महामहिम जैन क्या आप सच में साइंटिस्ट को ले आए हो? वो सब ऐना पे शक करने लग जाते हैं कि कहीं ये शाही राजधानी से कोई जासूस तो नहीं है जो हमारा स्थान जानने के लिए आई है। और तभी लोग बोलते हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है। और तभी जैन बोलता है, हम ऐसे ऐसे रास्तों से आए हैं जिसका पीछा कोई भी नहीं कर सकता। और कहता है, आप लोग टेंशन मत, इस पर नजर तो मैं रखूंगा। कि तभी वो लोग जैन का रास्ता रोकते हुए कहते हैं, महामहिम आप भले ही महामहिम हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, कम से कम हमारे सामने दिखाओ तो सही कि ये संत है भी कि नहीं। कि तभी जैन कैन से बोलता है, साइंटिस्ट अगर आप उन्हें यकीन नहीं दिला पाए कि आप एक साइंटिस्ट है, फिर गांव वाले आपको जासूस मानकर मार डालेंगे। तो साइंटिस्ट अब बताओ क्या करोगे आप? कि तभी ऐना बोलती है, अगर मैं मर गई तो आप भी तो मुसीबत में पड़ जाओगे। कि तभी जैन बोलता है, तुम तो बहुत समझदार हो, क्या बात है। और फिर हम देखते हैं जैन जो कि ऐना के सामने सर झुका के बैठ जाता है और ऐना जो कि हैरान हो जाती है कि ये क्या है। और फिर जैन ऐना से कह रहा होता है कि मैं आपके राजधानी के लोगों को घसीटने के लिए माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। और कहता है, बस एक बार हमें आपकी मदद मिल जाए, फिर मैं खुद आपको वापस भेज दूंगा, मैं वादा करता हूँ। और साइंटिस्ट जैसे कि अभी मुझे आपकी पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ये लोग नहीं मान रहे कि आप साइंटिस्ट है, प्लीज़ मुझे आपकी पावर दिखाओ। फिर ऐना हैरान होकर बोलती है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं ऐना जैन के पीठ पर मसाज कर रही होती है और जैन से कहती है, मुझे बताओ अगर दर्द हो रहा हो तो। और ऐना जैन की पीठ को पकड़ते हुए कहती है, कितना कठोर है, शायद मांसपेशियों की अधिकता के लिए मैं मसाज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत कठोर है, काश इसे और आसान बनाने के लिए कुछ होता। कि तभी ऐना उन लोगों से बोलती है कि माफ करे पर क्या आप लोगों के पास कोई सुगंधित तेल है? कि तभी उनमें से एक आदमी एक तेल लेके आता है और कहता है, इससे काम चल जाएगा ना। और ऐना उनसे वो तेल लेती है और वो तेल से मालिश करने लगती है और कहती है, वाह इसका सुगंध तो बहुत अच्छा है। और ऐना मालिश करने के साथ देखती है तेल लगाने पर भी इसका बॉडी इतना कठोर है। और मुझे लगता है जैन भी गिरोल्ड की तरह बहुत मेहनती है और अपने ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। कि तभी ऐना जैन के शोल्डर की मसाज करने लग जाती है और जैन जिसको आराम महसूस हो रहा होता है। और जैन कहता है, ये क्या है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मैंने ऐसा आनंद आज तक नहीं लिया। और तभी वो लोग जो कि खड़े हुए देख रहे थे वो सब बोलते हैं, अरे लॉर्ड का रंग देखो, क्या यही है साइंटिस्ट का जादू? और वहाँ खड़े सारे लोग ऐना के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, हमने आपके साथ पहले जो किया उसके लिए हमें माफ करे। ऐना जो कि हैरान हो जाती है और धीरे से जैन से कहती है, क्या उन्होंने मुझे साइंटिस्ट के रूप में स्वीकार कर लिया? कि तभी जैन उठ के खड़ा होता है और कहता है, हाँ आपको सभी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ आप साइंटिस्ट ही है। और वो लोग जैन से कहते हैं, महामहिम आपके निर्णय पर संदेह करने के लिए हमें क्षमा करें। और फिर जैन कहता है, नहीं अच्छा ही हुआ, आप लोगों को भी यकीन हो गया, पर मैं ऐसा हर बार नहीं चाहता, ठीक है? मेरे भाई ने इसी शक की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। कि सभी लोग भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, महामहिम। कि तभी जैन ऐना से पूछता है, ऐना मैंने सुना है आप सभी पीड़ितों को ठीक कर देती हो, सो प्लीज ऐना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे छोटे भाई को ठीक कर दे। और वहाँ के सभी लोग सर झुकाते कहते हैं, प्लीज साइंटिस्ट हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और ऐना जो कि सही में हुई सोचती है, ओह तो यह इसका छोटा भाई था जिसको उपचार की जरूरत थी। इतना कहते ही ऐना भावुक हो जाती है और सोचती है, मैं इसको ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी।